हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है एंड यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2 है, तो इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द चार्ज। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों इनके बीच कोई फोर्स वर्क करता है। इनके बीच तो कोई फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट में तो है नहीं, तो आखिर वह कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा रीजन है जो कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। तो वह इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इंटरमीडिएट फैक्टर है जो कि दो चार्ज के बीच फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि दो चार्ज हैं तो इनके बीच क्या वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है जिसके थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा रीजन होता है जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, region around a charged particle in which any other charged particle experience a electrostatic force is called electric field of that charge। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वह रीजन उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे कि सिंपली समझो कि हम लोग बचपन में भी या डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर दो मैग्नेट्स होते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और कभी कभी रिपेल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैग्नेट के केस में जैसे कि दो मैग्नेट्स होते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। उसी तरीके से चार्ज की भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके रीजन में दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब चलो यहाँ पे बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है और किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सिंपल सा हम लोग देते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उस चार्ज पे किसी दूसरे चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक, अगर उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, तो
तो इस पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर दो चार्ज हैं कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज निकल करके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की यह प्रॉपर्टी होती है कि अपने एक्सिस के टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज, देखो इसके एक्सिस पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसीलिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच हम लोग जानते हैं कि रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन क्यों होता है? अब देखो, जब भी कोई चार्ज होता है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो एक दूसरे का अपोज करती हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही हैं तो एक दूसरे का अपोज करती हैं, यानी कि एक दूसरे को अपोज करेंगी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है और एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और देखो, अगर दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट के, अगर ये चार्ज क्या है? प्लस क्यू है और ये भी चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। अगर इक्वल अमाउंट में है तो उनके मिड पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब देखो थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं कि अगर दो चार्ज हैं, दो सेम टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दिस इज Q1, एंड यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज Q2। ठीक है, और दोनों अनइक्वल अमाउंट के हैं, तो दोनों अनइक्वल अमाउंट के हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। बट यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा ना, यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये कम चार्ज वाले पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि अगर यह न्यूट्रल पॉइंट हो और Q1 से यहाँ तक का डिस्टेंस हो R1 और Q2 से यहाँ तक का डिस्टेंस हो R2, तो इस केस में क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट शिफ्टिंग की कंडीशन में Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द न्यूट्रल पॉइंट। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब चलो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट अगर हमको एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज चार्ज Q, दिस इज चार्ज प्लस Q, और इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्यों हम लोग इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इसी चार्ज के कारण हम लोग प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो अगर इस सोर्स चार्ज से कोई डिस्टेंस है एंड कुछ डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है,
इस पॉइंट P पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक यहाँ पे स्मॉल टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हो गया सोर्स चार्ज और यहाँ पे हो गया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब देखो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? जो टेस्ट चार्ज होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होती है। टेंडिंग टू जीरो होना ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए टेस्ट चार्ज मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे हो गया, दूसरा चार्ज यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वहां पे एक ऐसा टेस्ट चार्ज रख दिया जाए जिसका वैल्यू बहुत ही कम हो, तो इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर इसके यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट E का अगर हमको यूनिट निकालना होगा तो फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो E का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की हम लोग बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा mlt-2 एंड C इज द कूलम, कूलम चार्ज मीन्स 80। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt-3 E-1। So this is the dimensional formula of electric field mlt-3 A-1। ठीक है, आई होप इन दी चीजें सारी आपको क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे कोई चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q, और इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करना है, निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे, यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे। ठीक, तो कंसीडर एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो इस कंडीशन में देखो सबसे पहले हमको Q और Q0 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, इनके बीच में अगर लगने वाला फोर्स क्या हो?
दिस इज फोर्स वेक्टर एफ हो तो वेक्टर एफ कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप. आर कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. सो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. सो हेयर एफ अपॉन क्यू नॉट इज व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. ओके, सो E is equal to 1/4πε0 q upon r square r cap. This is the value of electric field due to a charge at any point P. ठीक, तो यह वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको हम नॉर्मल स्केलर फॉर्म में लिखें, स्केलर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा E is equal to 1/4πε0 q upon r square. ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी. इसके बाद देखो, ये तो सिंपल एक चार्ज के कारण हम लोग निकाले हैं. अगर हम मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम हो, सपोज करो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4. तो मल्टीपल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पर भी हम फिर से यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो जिस तरीके से फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होता है. तो अगर जिन्होंने भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं देखा है, हमारा लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मल्टीपल चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना होगा, तो उस पॉइंट पर भी मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम लोग ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम कर देंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा. तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.